नमस्कार फ्रेंड्स, द स्टडी बाय महस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ये ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर हम भूगोल को समझ नहीं सकते हैं। भूगोल को हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफी को और हमारी पृथ्वी को समझने के लिए ये हमको आपका लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड के बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। आइए हम जानते हैं कि आखिर अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं कि ग्लोब, सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्लोब क्या है। ये पृथ्वी का एक काल्पनिक प्रतिरूप होता है। ऐसा नहीं होता कि ग्लोब हमारी पृथ्वी पर बना हुआ, हम लोग कल्पना करते हैं। जो जियोग्राफर होते हैं, जो भूगोल शास्त्री होते हैं, वो कल्पना करते हैं कि ग्लोब क्या चीज होता है। तो हमने देखा कि ग्लोब एक पृथ्वी का एक काल्पनिक प्रतिरूप है। क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक प्रतिरूप है और ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। तो ये एक तरीके से देखा जाए दो प्रकार की रेखाएं हैं। ये दो प्रकार की, एक आपका अक्षांश बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं देशांतर। ये दो प्रकार की रेखाएं हैं। इसको एक बार देख लीजिए। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक प्रतिरूप होता है और ग्लोब पर हमारे दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, एक अक्षांश, एक देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हम ये देखते हैं कि आखिर अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। क्योंकि जब हम ग्लोब नहीं समझेंगे तो हम अक्षांश रेखाएं नहीं समझ पाएंगे और देशांतर रेखाएं नहीं समझ पाएंगे। आइए देखते हैं अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अब देखिए, पृथ्वी का अगर बात किया जाए तो ये होता है आपका जीरो अंश, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं। ये है जीरो अंश, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर अब यहां से आपको ये चीज एक मोटा ये आपका साउथ पोल हुआ और ये आपका नॉर्थ पोल हुआ। तो अब यहां पे हम अक्षांश रेखा देखते हैं कि आखिर अक्षांश रेखा क्या होता है। तो ये हम पाएंगे कि विषुवत रेखा हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में विभक्त करती है और इसी विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है। हम कल्पना एज्यूम करते हैं कि ऐसा होता है। तो सबसे पहले जीरो अंश होता है और ये आपका 23.5 अंश नॉर्थ, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होता है कि विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और ये आपका 23.5 अंश आपका साउथ, इसे बोलते हैं मकर रेखा। इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। आइए देखते क्या है। विषुवत रेखा के समानांतर 23.5 अंश पर 23.5 अंश दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। आइए आपका 66.5 अंश होगा, 66.5 नॉर्थ। अब ये इसे क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और ये होगा आपका 66.5 अंश साउथ, इसे अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंटार्कटिका, इसको नोट कर लेते हैं। अंटार्कटिका रेखा, ये आपका आर्कटिक रेखा हुआ, तो हम देखेंगे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो मैंने देखा कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश, अगर विषुवत रेखा के उत्तर की बात किया जाए, इसे बोलते हैं उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और विषुवत रेखा के दक्षिण की बात किया जाए, इसे बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ये आपका उत्तरी अक्षांश होगा, इसको आपका उत्तरी अक्षांश होगा, ये आपका दक्षिणी अक्षांश होगा। तो इसको एक बार देख लीजिए,
अक्षांश। विषुवत रेखा हमारा ये है। विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं और उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। हम देखते हैं कि जो अक्षांश रेखा होता है, अक्षांश रेखा का मतलब क्या होता है कि जो अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अगर दूरी बात किया जाए कि ये अगर इसकी बात किया जाए तो आपका 111 किलोमीटर होता है जो विषुवत रेखा का होता है। विषुवत रेखा पे ये 111 किलोमीटर होता है जो सबसे कम। यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे शून्य हो जाएगा। इसी को बोलते शून्य, इसी को बोलते शून्य, कभी कभी देशांतर बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि देशांतर किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि अक्षांश रेखा के जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात किया जाए तो 111 किलोमीटर होती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 90 एक अक्षांश रेखा है। इस प्रकार 90 अक्षांश रेखा है उत्तरी ध्रुव में, यानी उत्तरी अक्षांश, ऐसे दक्षिणी। तो टोटल अगर कुल अक्षांश की अगर संख्या देखा जाए तो कुल अक्षांश तो जाएगा 90 विषुवत रेखा के उत्तर में और 90 क्या हुआ विषुवत रेखा के दक्षिण में, और एक आपका ये। तो इस प्रकार से टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कभी कभी एग्जाम में अगर पूछेगा कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं, तो आप बताएंगे कि ग्लोब पर हमारे 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। अगर 181 विकल्प में नहीं रहेगा तो आप क्या बताएंगे, आप 180 पे अगर 80 रहेगा तो 180 टिक करिए, क्योंकि एक अक्षांश रेखा विषुवत रेखा को हम मान लेते हैं और बाकी 90 ऊपर 90 नीचे। तो विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम विषुवत रेखा के अगर उत्तरी पोल या दक्षिणी पोल की हो जाएंगे तो आप सबसे बड़ी जान लीजिए कि क्योंकि विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है। जब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर तापमान ज्यादा होगा तो आपका रेनफॉल यानी वर्षा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा होगा। जब वर्षा ज्यादा होगी क्या होगा, वनस्पति की सघनता ज्यादा होगी, वनस्पतियां भी क्या होगी, ज्यादा होगी, सघनता बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे वैसे क्या होगा, आपको वर्षा की मात्रा घटती जाएगी और आपको बायोडायवर्सिटी भी घटती जाएगी। और पीसीएस के एग्जाम में अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तर की ओर जाने पे क्या जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे जैव विविधता में कमी आएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि अक्षांश, तो हमने अक्षांश रेखा देखा और ये आपका 66.5 अंश 0 अंश विषुवत रेखा, 23.5 अंश कर्क रेखा और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश आपका आर्कटिक रेखा बोलते हैं। हमने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है और इस प्रकार से टोटल उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश मिला के टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पर क्या हुआ, हमारे ग्लोब पर यह अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक अंश इस प्रकार से अगर 90 अंश की बात की जाए तो 90 अंश से अधिक अक्षांश नहीं हो सकते हैं। अगर अक्षांश की बात की जाए तो अक्षांश 90 अंश से अधिक नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। अब देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है आपका साउथ पोल है। तो आपने देखा कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं कि ग्लोब पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध ये जो है आपका ये 0 अंश देशांतर है। 0 देशांतर को यामेत्तर या प्रधान यामेत्तर बोलते हैं, क्योंकि जीएमटी गुजरती है यहाँ से। अब देखिए जब यहाँ पे 0 अंश हो गया तो 0 अंश के पूर्व में ये आपका पूर्व हुआ, अब एक बार क्या बोलते हैं, और ये आपका पूर्व ये पूर्व हुआ और ये आपका पश्चिम हुआ। तो इसे बोलते पूर्वी देशांतर बोलते हैं और इसे बोलते हैं दक्षिणी देशांतर बोलते हैं। इसे आपका बोलते हैं पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर। इसे बोलते हैं पूर्वी देशांतर बोलते हैं। जैसे हमने देखा कि विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो 0 अंश है, क्योंकि 0 अंश देशांतर बोलते हैं और 0 अंश के पूर्व में पूर्वी देशांतर और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूर्व में एक देशांतर पार करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ हम अभी नोट करेंगे कि
इसको मिटा देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक देशांतर यानी एक अंश देशांतर पार करने में आपको लगता है 4 मिनट का समय लगता है। इस पैमाने को दिमाग में रखिए, क्योंकि यही ऐसा पैमाना है जो किसी भी देश में जाने से कि दिन रात की जो हमारा जो जीएमटी से जो यहाँ जीएमटी होती है, जीएमटी 5.5 घंटा हमारे भारत का जो समय आगे है, तो उसका मेन ये डिसीजन होता है। तो अभी हम बताएंगे कि जो देशांतर रेखा होती है उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, जो हमारे विषुवत रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। जो विषुवत रेखा की लंबवत होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, गोरी बोलते हैं। दो देशांतर अब अगर देशांतर की बात किया जाए ये दूरी तो 111.3 किलोमीटर होता है। मतलब आपने क्या देखा कि दो देशांतर की जो बीच की दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होता है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर होती है, लेकिन हमारा देशांतर 111.3 किलोमीटर। एक अंश यानी एक देशांतर पार करने में आपको कितना समय लगता है, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से कुल देशांतर की संख्या, हम बात कर लेते हैं कुल देशांतर की संख्या, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। तो अब देखेंगे 360 180 इधर देशांतर, 180 इधर, इस प्रकार से 360 देशांतर खींची जा सकती है। कितना, क्योंकि 180 देशांतर जो आपका जो शून्य अंश देशांतर है, शून्य अंश देशांतर के पूर्वी देशांतर बोलते हैं, पूर्वी देशांतर 180 और पश्चिमी देशांतर की संख्या भी 180 होती है। इस प्रकार हमारे ग्रुप पे टोटल 360 देशांतर खींची जा सकती है। और हम आगे बात किया जाए कि दो देशांतर की जो बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं गोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरी बोलते हैं, गोरी। और अब हम देखेंगे कि देशांतर का क्या महत्व है। हमने देखा कि जो सबसे बड़ा महत्व है, जीरो देशांतर को हम देशांतर मानते हैं, तो देशांतर का जो महत्व है वो समय एवं तिथि निकालने की होता है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ग्लोब पर जो हमारा इंडिया 5.5 घंटे, जो हमारा इंडिया 5.5 घंटे आगे है, और उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा देशांतर होता है वो समय और तिथि निकालने के लिए होता है। ये आपका देशांतर होता है, ये समय और तिथि। तो समय और तिथि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम उस मानक का जो प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, वो हमेशा क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा होता है। लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं, अगर ध्रुव की बात किया जाए, अगर हम अक्षांश की बात किया जाए, तो ये जो अक्षांश होता है आपका, ये अक्षांश तापमान ज्ञात करने के लिए है। जैसे मान लीजिए कि जो 0 अंश आपका अक्षांश है, 0 अंश अक्षांश रेखा पे तापमान क्या है, तापमान ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा, आपका घटता जाएगा। इसी प्रकार जो अंटार्कटिका है वो ठंडा प्रदेश है, बर्फ से घिरा हुआ है। तो हमने ये देखा कि जो अक्षांश होता है, अक्षांश हम क्या तापमान ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इससे हमने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो हमने देखा कि दूरी भी, तापमान हम दूरी भी इससे ज्ञात करेंगे। अगर हमको अक्षांश रेखा मालूम चल जाएगा तो हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जो देशांतर होता है वो समय और तिथि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो दो देशांतर के बीच की दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। अब हम आके देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है कि एक अंश इक्वल टू 4 मिनट, यानी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कुल अगर देखा जाए आपके पूर्वी देशांतर जीएमटी यानी जो शून्य अंश है, शून्य अंश के पूरब में पूर्वी देशांतर बोलते हैं और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। इस प्रकार से 180 देशांतर, टोटल 360 देशांतर की संख्या है। दूसरी विशेषता यह है कि जो देशांतर होता है, देशांतर क्या महत्व होता है, तो देशांतर समय और तिथि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब ग्लोब पे हम देखते हैं कि आपका देशांतर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, जो हमारे विषुवत रेखा के लंबवत होती है। आप देखेंगे ये आपका लंबवत होती है।
उसी प्रकार से आप उसी प्रकार शून्य अंश देशांतर के पूरब में पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखते हैं अक्षांश रेखा, तो जो अक्षांश रेखाएं होती है वो विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा की समांतर होती है। जो हमारे जैसे जो विषुवत रेखा हमारी जो पृथ्वी का जो बराबर भागों में बांटता है, तो जो विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है, और विषुवत रेखा से उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश करते हैं। तो उत्तर की बात किया जाती है, इस प्रकार से 90 अंश से अधिक आपका अक्षांश नहीं हो सकता है। तो 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी, तो 90 180 अंश देशांतर, कुल अक्षांश संख्या 180, लेकिन एक क्या है, एक आपका 0 अंश है, एक आपका 0 अंश है। इस प्रकार से 90 180 और प्लस 1 81, यानी इस प्रकार से कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। अगर विकल्प में 180 रहेगा तो 180 ठीक कीजिए। अगर मान लीजिए विकल्प में जब भी रहेगा तो या तो 180 रहेगा या तो फिर 181 रहेगा। अगर 181 और 180 तो 181 कर लीजिए। और दूसरी विशेषता हमने देखा कि जो अक्षांश होता है, अक्षांश का जो महत्व होता है तापमान या दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार से हमारा ये वीडियो बस इतना ही, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।